चलिए, एक होता है कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, लेने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको खत्म करना है। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, समपार्श्विक समव्यवहार। समपार्श्विक समव्यवहार, पार्श्व माने क्या होता है? पीछे। बराबर से चल रहा हो कोई ट्रांजैक्शन, एक मेन ट्रांजैक्शन होता है, फॉलोड बाय अनदर ट्रांजैक्शन। इसको कैसे कहेंगे? अ कोलैटरल ट्रांजैक्शंस मींस अ ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी टू द मेन ट्रांजैक्शन। ए ट्रांजैक्शन subsidiary to main कोलेटरल ट्रांजैक्शन को आप ध्यान में रखिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, तभी आप इसको ठीक से डिफाइन करेंगे। सब्सिडियरी माने जो उसके अधीन हो, मूल समव्यवहार के अधीन, मूल समव्यवहार के अधीन जो व्यवहार है, लिख लीजिएगा, ऐसा समव्यवहार जो मूल समव्यवहार के, ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है ना, समव्यवहार के अधीन हो। मैं इसलिए यहां लिखता हूं ताकि उतना समय आपको मिल जाए, बोल देता हूं, ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि मूल समव्यवहार के अधीन हो, वो क्या होगा? कोलैटरल ट्रांजैक्शन माना जाता है। इसका यूज अब शुरू होगा, यहां शुरू हुआ, अभी कंटिजेंट में जाएंगे वहां मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए हमने ए थे, बी थे, एक बैजलिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ए जो है वो लूजर हो गया, हार गए। इन्होंने बी से, अब बी को इनको मतलब देना हो गया, ये ऋणी हो गए, बी को पैसा देंगे। इनका एक एजेंट होता है, एजेंट, उसने ये अमाउंट पे कर दिया, एजेंट ने बी को पे कर दिया, ठीक है। बी को पे कर दिया तो क्या होगा? अब एजेंट इनसे ये पैसा ले सकता है कि नहीं ले सकता? अपने प्रिंसिपल से, अपने मालिक से ले सकता है, ले सकता है। ध्यान रखिएगा कि बैजलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड जरूर है, इलीगल नहीं है। बैजलिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इलीगल, वो वॉइड है, उसके लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है आपके यहां। सिर्फ 200, अभी देखिएगा यहीं पे आप एक्सेप्शन समझ लीजिए, 294A का एक्सेप्शन दिया गया है कि लॉटरी से संबंधित। वो 294A आईपीसी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अगर कोई लॉटरी जो कि कोई प्राइवेट आदमी चला रहा है, या जैसे आपने सुना होगा कई फिल्म्स वगैरह में कि मटका कोई चीज है जो मुंबई में चलता है, वो लॉटरी का ही होगा, वो इलीगल हुआ। लेकिन अगर कोई लॉटरी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाई जा रही है, ऐसा होता होगा कुछ लॉटरीज। कभी कभी लॉटरी आप लोगों की पीढ़ी ने सुना है, देखा है कि नहीं देखा है? मैंने तो देखा है, आपकी पीढ़ी ने शायद न देखा हो, नाम सुना होगा। तो लॉटरी जो है वो दंडात्मक प्रावधान उसके लिए है 294A में, आप देख लीजिएगा। तो लॉटरी चलाना बैजलिंग कॉन्ट्रैक्ट है प्लस दंडात्मक है, लेकिन इसको एक्सेप्शन में रखा गया कि अगर कोई सरकार उसको सपोर्ट कर रही है तो चलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधिक प्रभाव उस पर भले ही है सरकार के किसी नियम कानून का, लेकिन उसमें भी हारी हुई धनराशि को या जीते हुए अमाउंट को लेने के लिए क्लेम नहीं कराया जा सकता। दैट इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ध्यान रखिएगा, है भले उसमें सपोर्ट सरकार का, लेकिन तब भी वो इन्फोर्स नहीं कराई जाएगी।
यहां क्या बता रहे थे? अब ये है शून्य, ये है मूल करार, ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी टू मेन ट्रांजैक्शन, दिस इज द मेन ट्रांजैक्शन ऑफ वेजरिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हार गया और एजेंट इनको फीड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं एग्रीमेंट इन्फोर्स कराया जा सकता, लेकिन ये वाला एग्रीमेंट इन्फोर्स कराया जा सकता है जो एजेंट ने उनके लिए काम किया अपने प्रिंसिपल के लिए, इट इज इन्फोर्सिएबल। अब ये जो इनका एजेंट है वो अपने मालिक से पैसे ले सकता है, ध्यान रखिएगा। शिवमल वर्सेस लक्ष्मण दास, ये वाला जो मामला है, शिवमल वर्सेस लक्ष्मण दास का ये वाला मामला है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कुछ अमाउंट है, इसको मैं मिटा दूं, शिवमल वर्सेस लक्ष्मण दास, एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए पेमेंट करता है, बेनी माधव दास, लिखिएगा बेनी माधव दास बनाम कौशल किशोर धूसर, KAUNSAL, कौशल किशोर धूसर, यह है मामला। मान लीजिए जुआ खेलता है एक आदमी, तो जुआ तो हुआ ना, जुआ भी हो सकता है कोई प्रावधान हो आपके आईपीसी में भी, लेकिन ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जुआ खेलना वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहां पे अगर देखें, जुआ खेला, हार गया, अब इस हारी हुई अमाउंट को पे करने के लिए ये किसी पर्सन से उधार लेता है, तो तुम हार गए, भाड़ में चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो उधार दिया है ये मैं वापस लूंगा, ठीक है, ले सकते हो, लीगल है। बेनी माधव दास वर्सेस कौशल किशोर धूसर, कौशल किशोर की KUNSAL स्पेलिंग है। तो ये उधार अगर जुए में हारी गई संपत्ति, जो हारा गया अमाउंट है, उसको पे करने के लिए अगर उधार दिया जाता है, तो उधार देने वाला उस चीज को वसूल सकता है, ठीक। इसी चीज को आप पार्टनरशिप फॉर्म में भी लागू कर लीजिएगा। पार्टनरशिप में एक पार्टनर कुछ हार मार गया, दूसरा पार्टनर उसको पेमेंट कर दे रहा है, वो वाला तो ट्रांजैक्शन, ये जो पहला वाला ट्रांजैक्शन होगा ये तो नॉट इनफोर्सिएबल, बट दूसरा वाला जो उसका कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, उसके सहायक ट्रांजैक्शन है, वो वैलिड होगा, उसको इन्फोर्स कराया जा सकेगा। गॉट इट क्लियर? ठीक है। An agent who paid the losses on measuring transaction was allowed to recover the amount paid by him for his principal, जो बताया जा चुका है, कुछ ऐसा नहीं है। तो पार्टनरशिप में भी ये लागू होता है। अब देखिए, मैं आपको केवल इसके एक्सेप्शंस में कुछ नहीं है। सर शिवकुमार वाला केस में नहीं आता क्या? कौन सा? क्या चीज? ये जो अभी लिखे हैं दोनों, शिवकुमार वर्सेस लक्ष्मण दास। हाँ, वही वाला तो था, शिवमल वर्सेस लक्ष्मण दास वाला ही केस तो वो है। कौन सा? एजेंट वाला? हाँ सर, उसको, हाँ सर, शिवकुमार वाला केस बता रहे हैं, तुम मेरी बता दीजिए, बता दीजिए। दोनों बता दिए भैया। कहां सो रहे हो श्रेयांश? कौन बोल रहा है? सौरभ। एजेंट अगर अपने मालिक के हारे हुए पैसे को भुगतान कर रहा है तो वो उसको वसूल सकता है। क्या पूछना चाह रही, यही ना? कौन पूछ रहा था, दीपू की सौरभ? क्या पूछ रहे थे? नहीं, शिवकुमार वाला वही एजेंट वाला मामला है, और ये वाला भी है कि वो जुए में अगर पैसा हार गया और पैसा उधार किसी और से ले रहा है, वो एजेंट नहीं है, उधार किसी और से ले रहा है उस जुए के पैसे को देने के लिए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप अब वो तुम चाहे जो करो, उधार दो, कुछ मत करो, हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे उधार लिया हमारा पैसा हमें वापस करो। वो माधवदास वाला मामला था, ठीक है।
ये कोलेटरल का एक उदाहरण है। अब एक जैसे इसमें क्या दिया गया है, एक तो सेक्शन 30 में दिया गया है एक्सेप्शन जो है ये है हॉर्स रेस। हॉर्स रेस को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, इतनी आप कृपा करिएगा कि क्या कहा गया है, द सेक्शन शैल नॉट डीम टू रेंडर अनलॉफुल सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट मेड और एंटर्ड इनटू फॉर और टुवर्ड्स एनी प्लेट प्राइज और सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू ऑफ और amount of 500 rupees or upwards to be awarded to the winner or winners of any horse race। इसको आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा, अगर किसी हॉर्स रेस के विनर को, हॉर्स रेस के विनर को वहां भी होगा, ये जीतेगा तो इसको ये इनाम देंगे, ये पारितोषिक देंगे, ये प्लेट देंगे, ये देंगे, और वो पारितोषिक देने के लिए, वो इनाम देने के लिए अगर किसी एग्रीमेंट में वो एंटर कर रहा है जिसकी कीमत 500 रुपए से ज्यादा है, आप अपने शब्दों में नहीं रटना है, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है, बस आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर किसी घुड़दौड़ के मामले में किसी विनर को, किसी जीतने वाले को इनाम देने के लिए किसी एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है जहां पे उस पारितोषिक की कीमत जो भी प्लेट के रूप में होगा, प्लेट मतलब शील्ड व्हील जो भी हो, कप हो, उन सब के रूप में या किसी और रूप में अगर देने के लिए 500 रुपए से अधिक वैल्यू के लिए एंटर कर रहा है। अब यहां प्रश्न उठता है 500 से कम के लिए क्या होगा, मेरे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। 500 रुपए से अधिक के लिए अगर वहां एग्रीमेंट कर रहा है, किस लिए, वो जो उसको इनाम दिया जाएगा उसमें वो पैसा लगेगा, तो वो वैलिड है, एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन के रूप में इसको यहां रखा गया है किसी घुड़दौड़ में। ठीक, लॉटरी मैंने बता दिया, लॉटरी मैंने बता दिया है, इसी में है क्रॉस वर्ड कंपटीशन, CROSSWORD कॉम्पिटिशन, वर्ग पहेली, सुडोकू आता है ना, सुडोकू आपने देखा होगा, उस तरह की अगर कोई वर्ग पहेली दी गई है, क्रॉस वर्ड का आपका कंपटीशन है जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, बाई चांस नहीं है, लक बाई चांस नहीं है, दिमाग लग रहा है, वहां पे आप उसको कर रहे हो, उसमें कॉम्पीट कर रहे हो, तो आप अगर जीतते हो आपको पैसा मिलता है, तो वो इसके बाहर है, वो जुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, जहां पे आपका स्किल यूज हो रहा हो, जहां पे आपको मेरिट के अनुसार आपको रिवार्ड किया जा रहा हो, दैट कम्स अंडर क्रॉस वर्ड कंपटीशन। लॉटरी नहीं, लॉटरी को मैं बता चुका हूं, उसमें कुछ नहीं बताना है, वो भी एक्सेप्शन में आएगा, वही एक्सेप्शंस जो कि सरकार द्वारा अगर कोई लॉटरी इशू की गई है, सपोर्टेड है, तो उसको इलीगल नहीं मानेंगे। अदरवाइज 294A में इलीगल है लॉटरी का खेलना, लॉटरी को रखना, लॉटरी चलाना। ठीक है, पहले शायद नहीं था, आज से मैं बात कर रहा हूं 90s की, तो उस समय बहुत बढ़िया लॉटरी के दुकानें चला करती, उस समय तो शायद नहीं था, इलीगल रहता तो पुलिस मार के बंद कर देती। तो जहां पे आपकी स्किल यूज हो रही हो वहां पे उसको लॉटरी नहीं मानेंगे। ये केस था कोलेस वर्सेस ओधम्स प्रेस लिमिटेड, COLES वर्सेस ODHEMS। ठीक है, अगर आपकी स्किल यूज हो रही है, व्हेन यू यूज योर स्किल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस, ये लॉटरी नहीं मानी जाएंगी, ये वैजरिंग नहीं मानी जाएंगी, ये वैलिड रहेंगी। ठीक है, और जहां पे केवल कोइंसिडेंटली यू गेट द प्राइज, जैसे लॉटरी, तो वो लॉटरी होगा, वो क्या माना जाएगा, वो लॉटरी माना जाएगा। लॉटरी जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। ये कहा गया था वर्सेस ROWSELL, बुशर या जो भी होगा BOUCHER, बुशर वर्सेस रॉसेल। इसमें कहा गया अगर जो आपको इनाम मिल रहा है कोइंसिडेंटली मिल रहा है, आपको कोई स्किल नहीं यूज है, तो वो लॉटरी ट्रीट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज लॉटरी। और लॉटरी 294(1)
यहां पे एक और देखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक्शन में 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड नॉट अफेक्टेड। इसमें जो कुछ कह रहे हैं उसके ये कह दें कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया इसलिए लॉटरी खेल सकते हैं, जो वेजरिंग कर सकते हैं किसी फॉर्म में, तो जो 294 है उसको वहां रहने दीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट को देखिए वैलिड है या वायड है, सिर्फ इतना कह रहा है, वो अपना काम करेगा तो ये लॉटरी माना जाएगा, और जहां पे आप स्किल यूज कर रहे हो वो लॉटरी नहीं माना जाएगा। तो इतने इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको पूरा बता दिया। यहां पे आपका 30 खत्म होता है। अब इस पे हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, क्रॉसवर्ड वाला केस एक बार फिर से बोल दीजिए सर। क्रॉसवर्ड वाला केस है कोलेस वर्सेस ओधम्स, ODHEMS, ODHAMS, ठीक है। कोलेस COLES वर्सेस ओधम्स प्रेस लिमिटेड। वहां पे अगर आपकी स्किल यूज कर रहे हो तो वो लॉटरी नहीं मानी जाएगी। कोई क्रॉसवर्ड कंपटीशन ऐसा है जहां पे आपकी स्किल यूज हो रही है, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आपकी योग्यता होगी, फिर उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, तब आप क्वालिफाई करते हो और गेट अ प्राइज, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज लॉटरी, ठीक। 30 ओवर, थोड़ा टाइम लगा लेकिन गुड। अब आगे हम कंटिन्यूएंट पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है।